हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2024 में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के पास क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। हम आपके साथ हैं आपकी सफलता में, लेकिन आपको भी पूरा टाइम देना होगा राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका भी बार बार रिवीजन किया करो। ठीक है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी कंफ्यूजन है चैट बॉक्स में उसको पूछेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्रस्ट के महाद्वीपीय द्रव्यमान का घटक है। Which of the following minerals constitute the continental mass of crust? मीन्स क्वेश्चन ये है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत क्या है आपकी? क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे मेंटल, फिर कोर। पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है। अब जो क्रस्ट है इसी पर महाद्वीप है और इसी पर महासागर है। कॉन्टिनेंट और ओशियन क्रस्ट पर ही तो होते हैं, कोर में तो होंगे नहीं। पृथ्वी के केंद्र को हम कोर बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है। तो बच्चों देखिए, जो क्रस्ट है इसको हम सियाल भी कहते हैं। इसको हम सियाल SiAl भी कहते हैं। इसका मतलब Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। इसका मतलब है जो क्रस्ट है उसको हम सियाल भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आंसर बन जाता है आपका बोथ, सिलिका भी है, एल्यूमिना भी है, और आपका इसलिए आंसर बनता है सी। तो पृथ्वी की याद रखना कितनी परतें? 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, मेंटल में सिलिका और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम है, कोर में निकिल और फेरस मीन्स लोहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल ब्लीचिंग का क्या कारण है? व्हाट कॉजेज कोरल ब्लीचिंग? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोरल क्या है, कोरल को हम मूंगा भी कहते हैं, कोरल को हम प्रवाल भी कहते हैं। इस समुद्र में रहने वाला एक रंग बिरंगा सा जीव होता है, बड़ा कलरफुल होता है। लेकिन अब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की वजह से ये कोरल जो जीव हैं बड़े सुंदर हैं, रंग बिरंगे हैं। इनका रंग कैसे होता है? ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। इसका एक और नाम क्या है? प्रवाल विरंजन। विरंजन कोरल जीव का, मूंगा जीव का रंगों का उड़ना कहलाता है प्रवाल विरंजन। कारण है तापमान का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सभी बच्चे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि ये ही आपकी गुरु दक्षिणा होती है। और रेगुलर रहेंगे राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। हर रोज अपने दोस्तों को भी लेकर आइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल जीवों को बचाने का कार्य किया जा रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज वर्क बीइंग डन टू सेव कोरल? अभी आपने पढ़ा समुद्र के अंदर रहने वाले जीव कोरल हैं, जिनको हम प्रवाल या मूंगा कहते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से इनके रंगों का जो रंग है शरीर का वो उड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। और जैसे इनका रंग उड़ जाता है तो ये मर जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको बचाने का कार्य तो किया ही जाएगा। तो ये है आपकी मन्नार की खाड़ी। भारत में ये भारत है, ये तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपकी मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर भारत में प्रवाल जीवों को बचाने का कार्य शुरू किया गया है। अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, वो प्रवाल जीवों द्वारा ही निर्मित है। तो प्रवाल जीव मरते हैं, मरने के बाद ये द्वीपों का निर्माण करते हैं, दीवारों का निर्माण करते हैं। बायोडाइवर्सिटी तो है ही, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रवाल जीवों की जैव विविधता की दृष्टि से। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का निर्माण प्रवाल द्वारा हुआ है? Which of the following countries was formed by coral? अभी आपको बताया था, जो हमारे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, वो सभी के सभी किसके द्वारा निर्मित है? प्रवाल जीवों के द्वारा। और इतना ही नहीं, ये आपका मालदीव इंडियन ओशियन में है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव जो देश भी है, द्वीप भी है, हिंद महासागर में है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसका निर्माण किसने किया है? छोटे छोटे जीव समुद्र के अंदर रहते हैं, मर जाते हैं।
मरने के बाद इन जीवों ने निर्माण किया। कैसे बच्चों, जो प्रवाल जीव है किस चीज का भोजन करते हैं, ये चूने का भोजन करते हैं, चूना पत्थर खाते हैं। अब जब सीमेंट बनता है तो सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो चूना ही होता है। चूना क्या करता है, दो चीजों को चिपकाने का काम करता है। तो जब प्रवाल जीव मरते हैं, मरने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर चिपकते रहते हैं और समुद्र के अंदर नदियों के द्वारा लाए हुए जलोढ़ को, कंकर पत्थर को, समुद्र की लहरों द्वारा तोड़े गए पत्थरों को ये आपस में चिपकाता रहता है, खुद भी चिपकता है, बाकी एलुवियम्स को भी चिपकाता है, चूने की चट्टान को ये बना देता है। अब चूने की चट्टान जैसे ही बनती है ये हो जाता है द्वीप। ठीक है, तो प्रवाल जीवों द्वारा ही लक्षद्वीप का निर्माण हुआ और मालदीव का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान लगभग कितना है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ छोटा नागपुर इन प्रोडक्शन ऑफ कोल इज अप्रोक्स। तो छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करें, भारत में ये वाली लोकेशन है छोटा नागपुर प्लेट्यूज। भारत में इसी स्थान पर छोटा नागपुर पठार पर सबसे ज्यादा लोहा, कोयला, पानी सब कुछ मिलता है और इसीलिए, और सारे मिनरल्स मिलते हैं। कोयला तो एक है, इसके साथ साथ सारे मिनरल्स ज्यादातर इस वाले हिस्से पर भारत के मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी भारत में आयरन इंडस्ट्रीज हैं, लोहा इस्पात उद्योग है, भारत के इस हिस्से पर लगाई गई हैं और यहाँ पर जितना भी भारत में कोयला मिलता है उसका लगभग 60% इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट है तो सभी कमेंट करें, चैट बॉक्स इसीलिए होती है, बच्चे और स्टूडेंट आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेशन का जो रिसोर्सेज है उसको आप पूरा यूटिलाइज करें। अपना जो इंटरनेट है, फ़ोन की बैटरी है, आपका टाइम है, उसको आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए, उसको आप अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ कीजिए। इधर उधर यूजलेस चीज़ों में आप उसको वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेयर इज बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया लोकेटेड? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी है, ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में दो ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बैरन, जिनमें से जो नारकोंडम है वो प्रसुप्त है, वो डोरवेंट है, वहां पर वो उस विस्फोट हुआ था लेकिन अब वो शांत है, भविष्य में कभी भी निकल सकता है। लेकिन इनमें से जो आपका बैरन है, कौन सा आपका बैरन, ठीक है, तो बैरन क्या है, ये अंडमान निकोबार में आ जाएगा, द्वीप समूह के आसपास आ जाएगा। तो वहां पर क्या है, ये एक्टिव है और इससे क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है। जब भी मैग्मा बाहर निकलेगा तो समुद्र के अंदर द्वीपों का निर्माण होता है। देखिए मैग्मा क्या है, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानों को हमने मैग्मा कह दिया और जैसे ये पृथ्वी के धरातल पर आई तो क्या हुआ, ये ठंडी होकर ठोस रूप में चट्टान में बदल गई। तो ठंडी होकर ठोस रूप में चट्टान में जैसे बदली तो इसको हम द्वीप के रूप में परिभाषित कर देते हैं। तो याद रखना, जो लक्ष्य ये बंगाल की खाड़ी में है या आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास है, इस तरह का ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, भारत में दो ज्वालामुखी के नाम पूछे तो भी क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बैरन और नारकोंडम, और ज्वालामुखी पूछे तो भी यही है और ज्वालामुखी द्वीप पूछे तो भी यही है। और जिनमें से जो बैरन है वो एक्टिव है और जो नारकोंडम है वो निष्क्रिय है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? ऑन व्हाट प्लेनेट इज द टॉलेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? देखिए, तो जो आपका मंगल ग्रह है, जो मार्स है, मंगल पर ही सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और वहीं पर ज्वालामुखी से निर्मित चोटी भी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अर्थ माउंट एवरेस्ट, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ सोलर सिस्टम वो है आपका निक ओलंपिया। कहाँ पर है? वो मंगल पर है। कैसे बना? वहाँ पर ज्वालामुखी आया। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और चीज़ें होती हैं, वैसे ही दूसरे प्लेनेट पर भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारे जो ठोस पिंड है, सारे जो प्लेनेट हैं, सारे जो ग्रह हैं वो चट्टानें ही हैं। अब चट्टानों के अंदर तापमान भी होता है, चट्टानों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, मैग्मा बनता है और विस्फोट भी होता है। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा चोटी या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका निक ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। तो सभी बच्चे कमेंट करते रहे, शेयर जरूर क्या करो, सभी ग्रुप्स में क्या करो। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट वोल्केनो? ऊंचा भी है, सक्रिय भी है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय वो है आपका कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है आपका कोटोपैक्सी। चलिए
क्वेश्चन है सनातनी पवन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सनातनी पवन? तो बच्चों जो सनातनी पवन है या परमानेंट विंड्स है, ये क्या है? देखिए हमारी पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं वो 3 प्रकार की चलती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की चलती हैं। उनमें से एक तो ये है आपकी परमानेंट विंड्स, इनको हम बोल देंगे, ग्रहीय पवन हम इनको बोल देंगे, ठीक है, और प्लेनेटरी विंड्स भी हम इनको बोल देंगे। और ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? ये केवल 3 है आपकी। एक तो व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, दूसरी आपकी पछुआ पवन, वेस्टर्लाइज, और तीसरा प्रकार है आपका ध्रुवीय पवन। ये केवल 3 होती हैं। ये किसका प्रकार है? इनका प्रकार है। अच्छा ये 3 इसलिए हैं और ये हम इनको परमानेंट विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों ये जो पवनें हैं ये पूरी पृथ्वी पर चलती हैं, पूरे साल भर चलती हैं, कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है। तो सनातनी पवनें किसको बोलेंगे? जो अपनी दिशा कभी नहीं बदलती हैं, ठीक है। अब दूसरी जो पवनें होती हैं वो होती है सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें या सामयिक पवनें, जैसे कि आपकी मानसून पवन क्या है? मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। इवन मानसून शब्द का अर्थ ही क्या होता है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन, ठीक है। तो जो सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल ले वो आपकी सीजनल विंड्स। तीसरा प्रकार होता है स्थानीय पवन, लोकल विंड्स। ऐसी पवन जो कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए चलती हैं। जैसे अगर हम लू की बात करें बच्चों, लू भारत में चलती है और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में चलती है, पूरे विश्व में और कहीं भी लू नहीं चलती। कैसी है? गर्म पवन है। ऐसी आपकी चिनूक है, सिराको है, हरमट्टन है, फ्राइजेम है, नॉर्दर्न है। ऐसी बहुत सारी लोकल विंड्स हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में चलती हैं और कुछ ही दिनों के लिए चलती हैं और इनके जो प्रभाव हैं उसी स्थानीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो पवनें उत्पत्ति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर 3 तरह की हुई: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। तो चलिए ऐसी पवन जो दिशा अपनी कभी नहीं बदलती वो 3 हैं और उनको हमने ग्रहीय पवनें, सनातनी पवनें, प्लेनेटरी विंड्स बहुत सारे नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल जीव द्वारा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज फॉर्म्ड बाय कोरल्स? तो अभी आपको बताया था प्रवाल जीवों का निर्माण, प्रवाल द्वीपों का निर्माण हुआ है अरब सागर में। और जो ये हमारे 36 द्वीप हैं, कौन से द्वीप? 36 द्वीप लक्षद्वीप में, ये सभी प्रवाल द्वारा निर्मित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी दूसरे द्वीप हैं वो समुद्र में स्थित पर्वत की चोटियां हैं। बैरन द्वीप की हम बात करें तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, वोल्केनिक आइलैंड है। क्लियर यहाँ तक? किसी का कोई डाउट है तो जरूर पूछते रहिए और अपना जो एग्जाम है अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन कैसे चलती हैं? हाउ डू विंड्स ब्लो? तो बेटा जो पवन है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलते। कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं तो यहाँ की वायु क्या हो जाएगी? वायु हो जाएगी गर्म, ठीक है, वायु गर्म हो जाएगी। जैसे ही वायु गर्म हो जाएगी वो हल्की हो जाएगी और हल्की वायु हमेशा क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही वायु ऊपर उठी तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर निम्न वायु दाब बन जाएगा इस एरिया में। दूसरे क्षेत्र में क्या, यहाँ पर ठंडा जल है, मान लीजिए समुद्र है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो यहाँ की वायु क्या हो जाएगी? ठंडी वायु। कैसी वायु है यहाँ पर? ठंडी वायु। ठंडी वायु हमेशा कैसी होती है? भारी होती है। भारी वायु हमेशा क्या होगी? नीचे उतरेगी, और जैसे ही वायु नीचे उतरेगी तो उस क्षेत्र में वायु का भार, वायु का वजन अधिक लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हाई प्रेशर, उच्च दाब हो जाएगा। इस क्षेत्र में उच्च दाब है और यहाँ पर आपका निम्न दाब है। यहाँ पर कैसा है? आपका निम्न दाब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उच्च दाब, यहाँ पर निम्न दाब। तो जो पवनें यहाँ से ऊपर उठी, उन्होंने तो जो यहाँ पर से पवनें ऊपर उठ गई, ये क्षेत्र खाली हुआ, और जो पवनें यहाँ से नीचे उतरी थी दूसरे क्षेत्र से, अब वो ही पवनें, ये वाली पवनें क्या करेंगी? इस तरफ से इस तरफ चलने लगेंगी। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? पवन, विंड्स। जब गैसें, यहाँ की गैसें तो ऊपर चली गई, गर्म होकर हल्की हो गई, ऊपर उठ गई। अब ये जो नीचे उतरी थी ठंडी भारी, तो ये अब इसका स्थान ग्रहण करने के लिए इस तरफ आएंगी, और ऐसे चलती हुई गैसों को हम क्या बोलते हैं? पवन। तो याद रखना, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये नियम आप याद रख लेना, जहां भी हाई प्रेशर होगा वहीं से पवन चलेंगी लो प्रेशर की तरफ। क्वेश्चन, पवन कितने प्रकार की होती हैं? अभी आपको बताया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स आर देयर? तो प्यारे बच्चों, पवन होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की?
तीन प्रकार की पवन होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं पवन। कौन कौन सी? ग्रहीय पवने, जिनको हम सनातनी पवने भी बोलते हैं, सामयिक पवने, सीजनल विंड्स, ठीक है ना, स्थानीय पवन, लोकल विंड्स, पवनें होती है तीन प्रकार की। ये बहुत सारे प्रकार की होती हैं, ये गर्म भी होती हैं लू की तरह, चिनुक की तरह, और ये ठंडी भी होती हैं, ठीक है। ये आपकी काफी होंगी, पर्वत समीर, घाटी समीर। ग्रहीय पवनें केवल तीन होंगी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो पवनें तीन होती हैं, उनके प्रकार तीन होते हैं, होती बहुत सारी हैं। लोकल विंड्स की बात करें तो लोकल विंड्स कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्म है, और इतने सारे नाम अभी आपको बताए, फ्राइजेम, नॉर्दर, चिनुक, हरमटन, सिराको, लू, है ना, ये बहुत सारी पवनें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, फटाफट से भाई याद करते रहा करो। और देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ और हम सब चाहते हैं कि आप भी मेहनत करो और आपका सिलेक्शन इसी बार हो, और हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन नहीं करनी पड़ेगी, हर रोज करनी पड़ेगी। राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको हर वो चीज़ पढ़ाई जाती है, हर सब्जेक्ट में हर टीचर आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं उसका एनालाइज करते हैं कि बच्चों से क्या पूछा जा रहा है एसएससी एग्जाम में, कौन से एग्जाम है, एमटीएस एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम को एनालाइज करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, ताकि आप वो ही पढ़ें, आप वही देखें, आप वही सुने जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसी चीजों के साथ रहो जो एग्जाम में आती हैं, जिस लेवल से आती हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सोचे कम टाइम में आप ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत लेट होगा। और देखिए छोटी सी जिंदगी है, इसी में आपको सारी चीजें करनी है, तो पेशेंस रखें, खुश रहें, राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर विश्वास करें, टाइम दें, कुछ समय अपने आप को दें, पीसफुल रह के, टेंशन फ्री रह के, तब देखिए आप में बदलाव होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और भारत में ही समाप्त भी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो होता क्या है कि बच्चों, भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो दूसरे देश से निकल कर आती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत की पठार से निकल कर आती है, सिंधु नदी भी चीन तिब्बत की पठार से निकल कर आती है, आपकी कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकल कर आती है, नेपाल से निकलती है। लेकिन जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना में मिलती है और भारत में इसका उद्गम होता है। तो भारत में इसका ओरिजिन हुआ और भारत में ये यमुना नदी में मिल गई, और यमुना नदी में गंगा नदी में मिल गई, और फिर कहाँ पर गिर गई? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो भारत की ये सभी नदियाँ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से निकलती हैं। इवन क्वेश्चन आता है कि भारत की कितनी नदी चाइना से, तिब्बत के पठार से निकलती हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और साथ में है आपकी सतलज, ये तीन नदियां हैं। कितनी नदियां? तीन नदियां, जो कि चीन से निकलती हैं या तिब्बत के पठार से निकलती हैं, और कोसी नदी जो कि आपकी नेपाल हिमालय से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शोर ऑफ बिहार, बिहार का शोक। लेकिन अब क्या हो रहा है? कोसी नदी का जल, एक सूखी हुई नदी है बिहार में मेची, उसमें जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। तो कुछ समय के बाद जो कोसी नदी है वो बिहार में बाढ़ का कारण नहीं होगी। कोसी नदी क्या करती है? क्रमहीन है ये, इसका रास्ता फिक्स नहीं है, ये अपने मार्ग बहुत बदलती है। इवन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, तो वो आपकी कोसी नदी है, ठीक है। और कोसी नदी का जल किस में जोड़ रहे हैं हम? कोसी नदी का जल हम मेची नदी में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती है और गंगा का नाम लेती हैं? एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम ऑफ गंगा? तो प्यारे बच्चों, जो हमारी गंगा नदी है वो भागीरथी के नाम से कहाँ से निकलती है? हिमालय की बात करें तो महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय के उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से निकलकर ये उत्तरकाशी जिला है आपका, उत्तरकाशी जिले में आपका गौमुख स्थान है। गौमुख स्थान में गंगोत्री हिमनद है, क्या है आपका? गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, और जैसे ही वहां पर निकलती है भागीरथी कहलाती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों की दोनों कहां पर आकर मिलती हैं? आपकी देवप्रयाग में। जैसे ही देवप्रयाग में आकर मिलती है, इसका नाम पड़ता है गंगा। इसके बाद इसका नाम पश्चिमी बंगाल में, कहां पर? पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल राज्य में इसका नाम पड़ता है हुगली।
इसका नाम क्या पड़ता है आपका हुगली। और फिर उसके बाद ये कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में। गंगा नदी कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है पद्मा, किससे मिलकर, ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना से मिलकर। तो याद रखना गंगा नदी का नाम ओरिजिन पॉइंट पर भागीरथी, जिस पर भारत का डैम बना हुआ है टिहरी डैम, ठीक है। फिर ये देवप्रयाग में कहलाई गंगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कहलाई हुगली, उसके बाद बांग्लादेश में कहलाई ये आपकी पद्मा, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी नदी बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर इज नोन एज ओल्ड गंगा? तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो ये आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। पर्वत का नाम पश्चिमी घाट, और जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो है आपका नासिक। डिस्ट्रिक्ट क्या है, नासिक जिले से निकलती है। और कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, ये आपकी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको हम ओल्ड गंगा कहते हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं, क्योंकि कावेरी दक्षिण भारत में एकमात्र सदाबहार नदी है। जबकि जितनी भी दक्षिण भारत में नदियां हैं वो सीजनल रिवर्स है, वो बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं, वो सूख जाती हैं, लेकिन कावेरी नदी कभी नहीं सूखती, वो एवरग्रीन है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, कावेरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? द कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कावेरी नदी की हम बात करें बच्चों, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत में। स्टेट की बात करें कर्नाटक है, जिले की बात करें तो कुर्ग है, पहाड़ी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी हिल्स। देखिए, कर्नाटक स्टेट, कुर्ग जिला, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और ये ऐसी नदी है जो कि जब भारत में मानसून एंट्री करता है तब भी ये वर्षा का जल प्राप्त करती है, और लौटता हुआ मानसून, रिट्रेटिंग मानसून के द्वारा भी ये वर्षा का जल प्राप्त करती है, ठीक है। इसीलिए सदाबहार नदी है। दक्षिण भारत में सभी नदियां सूखती हैं कावेरी को छोड़कर। एकमात्र सदाबहार नदी है, इसको हम बोलते हैं सदानीरा या एवरग्रीन रिवर। क्वेश्चन है, पवन किससे कहते हैं? वेरी सिंपल, व्हाट इज कॉल्ड विंड्स? तो अभी आपने ये भी पढ़ लिया, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ये भी आपने पढ़ा। पवन 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन हो जाए पवन किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों, जो हवा है, जो एयर है, जो गैसें हैं, जब वो कैसे चलने लगे, वो हॉरिजॉन्टली चलने लगे, यहाँ की गैसें इस तरफ जाएं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप में, उसी को हम बोलते हैं पवन। जबकि अगर हवा, ये आपकी जो गैसें वो ऊपर उठे, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट। अगर गैसें गोल गोल घूमने लगे, ये आपकी होती है साइक्लोन, ठीक है ना। अगर गैसें सर्पिलाकार इस तरह से चलने लगे, वो होती है जेट स्ट्रीम। तो गैसों की गति अलग अलग होती है, उन्हीं अलग अलग गतियों को हमने अलग अलग नाम दिया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पवन, वर्टिकल मूवमेंट्स कॉन्वेंशनल करंट्स, ठीक है। सर्कुलर घूमेगी तो साइक्लोन, स्पाइरल मूवमेंट्स ऐसे ऊपर चढ़ेगी उतरेगी, ऊपर चढ़ेगी उतरेगी, तो ये हो जाएगा आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। और स्थिर है तो हवा, अगर गैसें स्थिर है तो उसको हम हवा बोलते हैं। क्वेश्चन है, महाद्वीपीय परत मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड। तो जो क्रस्ट है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सियाल। जो क्रस्ट है, क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं, क्योंकि SiAl मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सियाल। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है? वेयर इज द डीपेस्ट माइन लोकेटेड इन द वर्ल्ड? तो प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे गहरी खान का नाम है, खान की बात करें तो वो है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में विश्व में सबसे ज्यादा सोना हीरा निकाला जाता था, वहीं पर सबसे ज्यादा गहरी खान है साउथ अफ्रीका में। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो प्यारे बच्चों, जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशियन है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो भी पाए जाते हैं और वोल्केनिक आइलैंड भी इसी में सबसे ज्यादा मिलेंगे, और इसकी सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पश्चिम में एशिया,
ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप और पूर्व में अमेरिका से घिरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज बाउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड अमेरिका इन द ईस्ट। तो अगर आप मैप में देखोगे ऐसा है आपका ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया से भी घिरा हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो चारों तरफ का क्षेत्र है वो आपका पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, किस महासागर का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है? द एरिया ऑफ विच ओशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो होता क्या है कि महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट है, जो प्लेटें हैं, वहां पर दो जो चट्टान है जिनको हम प्लेट बोलते हैं, वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती जा रही हैं। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। तो जब भी दो प्लेटें, दो चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो बीच का क्षेत्र बढ़ेगा। तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र घटता है, घटता जा रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ता जा रहा है? प्लेटों की वजह से। प्लेट मीन्स चट्टानें, जो हम सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अब ये क्रस्ट जो है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, तो चट्टान के एक टुकड़े को हम प्लेट कहते हैं। तो प्लेटें खिसकेंगी बीच ऐसे, तो बीच का क्षेत्र बढ़ेगा, महासागर पास पास आएंगी तो बीच का क्षेत्र जो महासागर का है वो घटेगा। सिंपल। नेक्स्ट है आपका, तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सभी अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। अपने आप से प्रॉमिस करना है, किसी और से नहीं। मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और बस मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप भी रहिए राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। तो थैंक यू बच्चों एंड गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।